आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। मतलब कि इस चैप्टर में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने वाले हो। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसका नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ क्यों रखा गया है। ठीक है, तो उसको और समझ लेते हैं कि इसका जो नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ क्यों रखा गया है हड़प्पा सभ्यता के अलावा। ठीक है, ये जानने के लिए जिसका नाम है वो ईंटें, मनके तथा से क्यों रखा गया, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। जब हिस्ट्री इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में हम बांटते हैं। आप खुद भी जानते होंगे किस किस में। पहला आपका प्री हिस्ट्री, फिर आपका प्रोटो हिस्ट्री, फिर आपका हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, समझ गए आप। यानी हिस्ट्री को हम, आपको हो गया एक प्री हिस्ट्री, एक आपको हो गया प्रोटो हिस्ट्री और आपका हो गया हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, अब तो आपका प्री हिस्ट्री है। इसमें क्या होता है, जो मनुष्य होता है ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है। अब आपकी जो प्रोटो हिस्ट्री होती है, इसमें आपको जो मनुष्य होता है वो लिखना तो जानता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। अब जो इसमें हिस्ट्री है, आपका जो ऐतिहासिक काल होता है, इसमें क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो लिखना भी जान जाता है और पढ़ना भी जान जाता है। अब जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता होती है वो इसमें आते हैं। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में वो आती है। उसमें क्या होता है, जो मनुष्य है वो लिखना तो समझ जानता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है। ठीक है, और जो उसकी लिपि है किसकी, हड़प्पा सभ्यता की, उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, क्योंकि अब मेसोपोटामिया की लिपि है। ठीक है, उसकी कीलाकार लिपि है, तो उसको क्या हम जान चुके हैं, उसकी लिपि को हम समझते हैं, तो उससे क्या हम उसकी जानकारी ले सकते हैं सभ्यता के बारे में। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी लिपि को अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, तो इसलिए क्या उसकी लिपि से जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। बल्कि हमें ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ और भी जो बहुत हमें स्रोत मिले हैं उनसे क्या हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और जो ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हैं वो बहुत मेन है, इसलिए जो उसका नाम रखा गया है वो ईंटें तथा मनके अस्थियाँ रखा गया है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आगे हम बढ़ते चैप्टर की तरफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, जो उसकी खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि जो आपको डेट याद रखनी है, जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी, 1921 में की थी दयाराम साहनी द्वारा। आपने स्क्रीन पर इमेज दे सकते हो, कौन है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी जी हैं। अब जो दयाराम साहनी है, तो जो खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। ठीक है, अब जो जॉन मार्शल ये कौन है, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। ठीक है, उस वक्त, जिस वक्त जब इन्होंने क्या की थी, खोज की थी किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गई, हम सभ्यता किसे कहेंगे। ठीक है, हम ये तो कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हम किसी को, जो हमारे पुरातात्विक हैं वो कब किसी को एक सभ्यता का नाम दे देते हैं। ठीक है, हम किसे सभ्यता कहेंगे, हम सभ्यता उसे कहते हैं जब जहाँ पे जो कोई लोग हैं वो एक जगह जाकर बस जाते हैं। ठीक है, मान लो आप भी कहीं गए, आप एक जगह जाकर बस गए। ठीक है, और आपने अपनी एक संस्कृति डेवलप कर ली। ठीक है, आपने खुद की एक संस्कृति बना ली। ठीक है, और वहीं पर आपका क्या बिल्कुल समाज की तरह व्यवस्थित रूप से, वहीं पर आपका खाना पीना बिल्कुल सब एक व्यवस्थित रूप से आपका चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सभ्यता कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल समाज की तरह आप अच्छे ढंग से रह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल अपनी एक संस्कृति अपना बना लिया आपने कहीं जाकर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सभ्यता कहेंगे। ठीक है, आप उदाहरण ले सकते हैं, हमारी इंडिया का कल्चर है। ठीक है, अलग इंडिया की सभ्यता है। आप अलग अलग राज्य देख सकते हो, वहाँ पर उनकी क्या सभ्यता आप मान सकते हो। ठीक है, आप बिहार में जाओगे, जम्मू कश्मीर में जाओगे, सबके अलग अलग कल्चर है, उनकी सभ्यता है। ठीक है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ की ले लो, चाहे इंडिया से बाहर आप ले लो, सबका क्या अपनी अलग अलग सभ्यता है। ठीक है, वो जो हड़प्पा सभ्यता है इनकी भी क्या एक अलग सी संस्कृति पनप रखी थी। ठीक है, जब इनकी खोज की गई तब इनके बारे में पता चला। ठीक है, आगे हम देखें तो अगली जो खोज आती है वो मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो वो इसका स्थल है जहाँ पर क्या है, हमें समान मुहरें प्राप्त हुई हैं, जैसे हमें हड़प्पा में प्राप्त हुई है वैसे ही मोहनजोदड़ो में भी मिली है, जिससे कि हमें पता चलता है जो दोनों जो स्थल हैं, यहाँ दोनों के एक ही संस्कृति के भाग हैं, दोनों एक ही सभ्यता के भाग हैं। ठीक है, जो हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा मुहर मिलती है, यहाँ पर भी मिलती है और वहाँ पर भी मिलती है। अब जो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी वो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी 1922 में। ठीक, और आपको दोनों डेट याद रखनी है। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आगे हम देखें तो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर कुछ मूरे खोजे गए। ठीक है, जब उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की, ठीक है, तो उनको क्या मिला, वहाँ पर कुछ मूरे मिले जिसको हम हड़प्पाई मुहर कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही जो मूरे हमें जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता मिली, ऐसे हमें हड़प्पा नामक स्थान पर मिली हड़प्पाई मूरे, और वैसे ही जो हमें मूरे मिलते हैं वो भी हमें मोहनजोदड़ो पर मिलती है। ठीक है, राखलदास बनर्जी द्वारा। तो इसके बाद क्या होता है, फिर ये अनुमान लगाया जाता है कि जो दोनों के एक ही संस्कृति के भाग है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब दोनों जगह पर समान मोहरें मिली। ठीक है, फिर अनुमान लगाया गया। ठीक है, कि जो दोनों के एक ही संस्कृति के भाग हैं। ठीक है, फिर क्या आगे क्या हुआ,
तो इसके बाद क्या हुआ, 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की क्या घोषणा की। ठीक है, 1924 में किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा, जो क्या थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल थे। ठीक है, अब आप तस्वीर देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, किसकी, जॉन मार्शल की। ठीक है, मैं आपको इमेज के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, कि जो कौन जॉन मार्शल है, कौन राखालदास बनर्जी है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में विजिट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे हम बात करें, हमें नहीं तो जान लें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, सभ्यता क्या होता है। ठीक है, कभी दुनिया के सामने इसकी घोषणा की गई इस सभ्यता की, लेकिन हम ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो हम उसका नामकरण है वो किस प्रकार से किया गया। ठीक है, अब जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम क्या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता की खोज के सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी, इससे इसका नाम है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब एक बात और, जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं वो जहाँ पर कुछ भी चीज़, किसी चीज़ की खोज करते हैं, ठीक है, कोई सभ्यता उन्होंने खोजी, अब सबसे पहले वो जहाँ पर जिस चीज़ को खोजते हैं उसी के आधार पर क्या उसका नामकरण कर देते हैं। अब वही हुआ कि जो ये सभ्यता है सबसे पहले उसका जो पता चला वो हड़प्पा नामक स्थान पर पता चला। ठीक है, खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान, तभी क्या इसका जो नाम था वो क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, और इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये सिंधु घाटी के पास बसी हुई थी। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी के पास ही क्या ये अस्तित्व में आई थी, इसी के पास के हमें इसके अवशेष मिलते हैं कि सिंधु घाटी के पास ही बसी हुई सभ्यता थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का इसको नाम दिया गया। ठीक है, आप समझिए इसको नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, क्लियर यहाँ तक। और इस हड़प्पा सभ्यता जो काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझिए। आगे हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानने के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया है, ईंटें मनके तथा अस्थियां क्यों रखा गया है। ठीक है, हमें स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि इसको जो लिपि हम जान तो पाए नहीं कि इसकी लिपि में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जब पढ़ लेंगे तो हमें और जानकारी मिल जाएगी सभ्यता के बारे में, लेकिन अभी हम जो उसकी लिपि है वो पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो हमें किस प्रकार से क्या इनके बारे में जानने को मिलता है, इस सभ्यता के बारे में वो देखते हैं। ठीक है, पहला हो गया आवास। ठीक है, इनके आवासों की वजह से क्या हमें पता चलता है, मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तन हमें मिले, कुछ साक्ष्य मिले हैं, उस आधार पर क्या हम पता लगा पाते हैं कि किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, कैसे कैसे के बर्तन उस टाइम हुआ करते थे और कैसे कैसे उपयोग करते क्या करते थे इन बर्तनों का। ठीक है, नहीं हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। अगला है आभूषण, अब किस प्रकार के कपड़े पहनते थे उसके अवशेष मिल जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर खुदाई का कार्य चलता है तो वहाँ पर क्या अवशेष मिल जाते हैं, तो पता लग जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। औजारों के अवशेष मिले, इस प्रकार से पता चल जाता है। मुहरों से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हड़प्पाई मुहरें होती हैं इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, भले हम इनकी लिपि ना पढ़ पाए हों। ठीक है, बल्कि हमें इनकी जो मुहरें हैं इससे काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है इनके बारे में। ठीक है, किनके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब किस प्रकार से पता चलता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपकी जो मुहरें हैं किसी और सभ्यता में मिले, किसी और देश में मिले। ठीक है, तो हम इससे क्या समझ पाएंगे कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी ये उस जगह से, उस देश से के व्यापार किया करती थी। ठीक है, जहाँ पर ये हड़प्पाई मुहरें हमें मिलती हैं वहीं पर हम पता लगा लेंगे कि जो हमें जानकारी तो मिल रही है ना कि किस प्रकार से व्यापार किया जाता था किन देश के साथ, तो हमें जहाँ पर भी ये मिलते थे हमें पता चल जाता है कि किस देश के साथ, किस सभ्यता के साथ इनका व्यापार होता था। ठीक है, अगला, अब ये किस किस जानवर से परिचित थे हमें यही पता चल जाता है। जैसे आपको कोई जानवर दिख रहा होगा। ठीक है, अब एक बात और आपको बताना भूल गया कि जो हड़प्पा सभ्यता को जो एक सिंग वाला जानवर दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एक सिंघा कहते हैं। ठीक है, नहीं एक श्रृंगी इसको हम कहते हैं। इसको एक जो जानवर है काल्पनिक जानवर है। ठीक है, हमारे पुरातत्वविद होते हैं उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक जानवर है, जिसके बारे में क्या हमें कोई अवशेष नहीं मिले हैं और इसलिए क्या कहते हैं इसको एक काल्पनिक जानवर को कहा जाता है। ठीक है, और हमें बहुत सी मोहरें मिली है। ठीक है, जिसमें हमें गैंडा, बैल, बहुत सारे क्या हमें उसके अवशेष ही मिले और हड़प्पाई मोहरे पे क्या है हमें इनके चित्र देखने को मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा वासी थे वो क्या बहुत सारे जानवरों से परिचित थे। ठीक है, हमें मोहरों पर चित्र देखने को मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, उससे पता चल जाता है हमें कि क्या है उनसे परिचित थे। ठीक है, जानवर से। क्लियर यहाँ तक। तो ऐसे और भी बहुत है कि मोहर देख के कि हम बहुत सी चीज़ों को जान सकते हैं, इनके बारे में, इन सभ्यता के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें ईंटें। ठीक है, ईंटों से ही पता लगा लेते हैं, ईंटों से घर बनते थे। आगे हम पढ़ेंगे जब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से ईंटों से बनाया जाता था, इनके जो शहर थे वो जो घर मकान बने हुए थे वो ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, तो इससे भी क्या हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने को मिलता है। अगला है मन के, जिसे मोती कहते हैं, मोती यानी माला भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इससे भी क्या है हमें
जानने को मिलता है। अगला है अस्थियाँ, हड्डियाँ, इनके कंकाल देखने को मिल जाते हैं खुदाई के दौरान, कब्र मिलती हैं। ठीक है, हम सब जानेंगे किस प्रकार से आगे चैप्टर में किस प्रकार से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती जाती है। हड्डियों से भी क्या इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। आगे हम देखें एक इंपॉर्टेंट चीज़ की हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो लिपि है चित्रात्मक थी। ठीक है, मैंने बताई दी आपको, और जिसे कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और एक बात और, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, इस काल में जो हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं इसमें क्या लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि लोहे के बारे में ये नहीं जानते थे बिल्कुल भी। ठीक है, अलग अलग धातु से औजार बनाया करते थे। ठीक है, जो हमें मिले भी हैं, लेकिन इस टाइम पर के लोहे के बारे में नहीं जानते थे। क्लियर यहाँ तक? आप देख सकते हो हड़प्पाई मोहर है। ठीक है, और ये जानवर इसको हम एक श्रृंगी कहते हैं, जो काल्पनिक जानवर है जिसके हमें कोई अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विभाजन किस प्रकार से है। ठीक है, तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता हम कहते हैं, और विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इसका जो काल था वो 3200 से 2600 ईसा पूर्व है। ठीक है, नहीं बीस कैसे हो। ठीक है, और विकसित हड़प्पा सभ्यता जिसका जो काल था वो 2600 से 1920 तक था, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता यानी कि 1900 से 1320 तक। ठीक है, इनका काल मैंने आपको बता दिया। और इसके हम इस चैप्टर में मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानोगे, और मेनली कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ गए? काल मैंने बता दिया, आपको जानना जरूरी था। ठीक है, बस इतना जान लो कि इनका काल कब से कब तक था। ठीक है, और मेनली आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए। आगे हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक था। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो पहला आपका सुतकांगेडोर से लेकर जो पाकिस्तान में, ठीक है, सुतकांगेडोर से लेकर मांडा और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में, और आपका है दायमाबाद जो महाराष्ट्र में। ठीक है, आपका जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है, सुतकांगेडोर आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, और आपका जो महाराष्ट्र में दायमाबाद है, और ये आपका होगा क्या? आलमगीरपुर जो आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस प्रकार से इनकी शेप बनती है, जिसका हड़प्पा सभ्यता क्या हमें इतने क्षेत्र में क्या इसके बारे में अवशेष मिले, जानकारी प्राप्त हुई है इतने क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या इनका क्षेत्रीय विस्तार आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक ये पाई जाती है। ठीक है, सुतकांगेडोर से लेकर मांडा और आलमगीर से दायमाबाद। ठीक है, जो इनका स्टेट है बता दी, सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, मांडा आपका कश्मीर में है, आलमगीर पर आपका उत्तर प्रदेश में, दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, थोड़ा सा आपकी बुक में दे भी रखा है। ठीक है, मेनली आपको विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानना है। तो देखते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो यहाँ के जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कृषि कार्य भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और शिल्प कार्य भी वो किया करते थे। ठीक है, मन के बनाना, शंख की कटाई करना, और भी बहुत सारे जो शिल्प कार्य के अंतर्गत आते हैं वो करते थे। ठीक है, कौन? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग। आगे हम बात करें, जो उनकी बस्तियाँ होती थी वो केवल छोटी सी होती थी। ठीक है, यानी कि जिसमें रहते थे, जिनका जो निवास स्थल जो बस्तियाँ होती थी हम कह सकते हैं वो काफ़ी छोटी होती थी। ठीक है, और जो बड़े आकार की संरचनाएं थी वो लगभग ना के बराबर। ठीक है, जो बड़े बस्तियाँ होती है, ठीक है, वो बिल्कुल ना के बराबर थी। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वाह के तरीके, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे, उनका जो जीने का तरीका था वो किस प्रकार का था। ठीक है, वो हम जानने वाले हैं। तो देखते हैं। तो पेड़ पौधे तथा मछलियों से भोजन प्राप्त किया करते थे। ठीक है, यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए ये पेड़ पौधे मछलियों से क्या भोजन प्राप्त किया करते थे। ठीक है, पेड़ पौधे यानी कि फल वल तोड़ लिए वहाँ से, और ये जानवरों के रूप में क्या मछलियों से क्या भोजन प्राप्त किया करते थे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ गए? और हड़प्पा सभ्यता के निवासी के अनाज का प्रयोग भी करते थे, जिनमें हमें मिले हैं गेहूँ, जो दाल, सफ़ेद चना तथा तिल मिले हैं। ठीक है, यानी कि हमें उनके साक्ष्य मिले हैं कि जो हड़प्पा निवासी थे वो इन अनाज का क्या प्रयोग करते थे। ठीक है, किसका? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे हम बात करें, और एक बात और, अब इसकी जानकारी हमें कौन देता है? ठीक है, अब जो कि कौन कौन से उनका जो आहार संबंधी जो हमें जानकारी मिलती है हड़प्पा के निवासी के बारे में, या उनके अनाज के बारे में, कौन कौन से वो अनाज खाते थे, किन किन का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो हमें इसकी जानकारी देते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ वैज्ञानिक। ठीक है, इनके बारे में हमें जानकारी देते हैं कि जो प्राचीन वनस्पति होती है, जो पुराने पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जानकारी वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, पूरा वनस्पतिज्ञ वैज्ञानिक। ठीक है, इनकी जानकारी हमें इनसे ही मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो बाजरे के जो दाने हैं वो हमें गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए, यानी जो हड़प्पा के जो स्थल है गुजरात में। ठीक है, तो वहाँ से क्या हमें बाजरे के दाने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन जो चावल के दाने हैं वो बहुत कम मात्रा में हमें मिले हैं, यानी कि बाजरे के मुकाबले, दाल, चने के तिल के मुकाबले के हमें जो चावल के जो साक्ष्य हैं वो बहुत कम देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, अब जो
हड़प्पा निवासी थे ये जानवरों का प्रयोग भी करते थे, जिसमें क्या शामिल है मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर शामिल है। ठीक है, अब जिनकी जो हड्डियाँ हैं वो हड़प्पा स्थलों पर मिली है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी। और जो जानवर थे ये पालतू थे। ठीक है, हमें जानकारी मिल जो पूरा प्राणी विज्ञान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इसकी वो हमें जानवरों की जानकारी देते हैं। जो प्राचीन समय में जो जानवर हुआ करते थे कि हड़प्पा निवासी कौन कौन से जानवरों का मांस प्राप्त करते थे, मांस खाते थे, ये किन किन के जानवरों से परिचित थे, इसकी जो जानकारी देते हैं कौन देते हैं हमें, पूरा प्राणी वैज्ञानिक देते हैं। ठीक है, जो हमें इस सब चीज़ की जानकारी देते हैं। तो उनसे हमें पता चलता है कि जो जानवर थे कौन से, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर शामिल, जो कि जिसके मैं आपको बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि जानवर थे ये पालतू थे। ठीक है, कुछ जंगली जानवर भी मिले हैं, इनके साक्ष्य मिले, जैसे कि सूअर हो गया, हिरन, आपका घड़ियाल। ठीक है, जंगली जानवर है। लेकिन जो हमारे पूरा प्राणी वैज्ञानिक हैं, अब वो ये नहीं पता कर पाए कि जो हड़प्पा निवासी हैं वो खुद इन जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, हमें तो पता है कि वो मांस खाते थे, अब वो इन जानवरों का क्या मांस प्राप्त करते थे खाने के लिए। ठीक है, हमें पता चल गया। अब ये नहीं पता कि खुद इनका शिकार करते थे या किसी कहीं और से ये मांस प्राप्त करते थे। ठीक है, हम ये नहीं जान पाए हैं अभी तक। चलिए यहाँ तक। आगे हम बात करें कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब इनके कृषि करने की तकनीक किस प्रकार से थी। ठीक है, कृषि किस प्रकार से करते थे ये हमने तो देख लिया। हमें अनाज के दाने मिले, हमें इतना तो पता चल गया कि कृषि जरूर करते थे। ठीक है, लेकिन कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग ये करते थे वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग ये करते थे। क्लियर यहाँ तक। अब हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किस प्रकार से हमें वृषभ का चित्र मिला है। ठीक है, हमें वृषभ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिसका ये क्या बैलों का प्रयोग करते थे, वृषभ को हम बैल कहते हैं। ठीक है, हमें इसके साक्ष्य मिले हैं कि ये क्या खेत जोतने में बैलों के प्रयोग ये क्या करते थे। ठीक है, पकी हुई मिट्टी का ये वृषभ है। ठीक है, जिसके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अपनी बुक में आप देख सकते हो, आपके डायग्राम दे रखा होगा। आगे हम बात करें तो चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली क्या कहाँ पर, आपका हरियाणा में है। ठीक है, मिट्टी से बने हलों के प्रतिरूप में मिले हैं। ठीक है, यानी कि हमें इनके साक्ष्य मिले चोलिस्तान से और बनावली से, जो हरियाणा में, यहाँ से हमें हल के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है, हल से क्या होती है, खेत की जुताई होती है, खेचा जाता है। ठीक है, नीचे का उससे मिट्टी निकाली जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमें मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं। कहाँ से, बनावली और चोलिस्तान से। ठीक है, इसके बारे में पता चल जाता है कि हल का प्रयोग क्या करते थे। आगे हम देखें तो कालीबंगन जो आपका राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर हमें क्या जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यानी कि हमें पता चला है कि जो कालीबंगन ये भी हड़प्पा स्थल है। ठीक है, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है इनके बारे में, तो वहाँ पर हमें क्या मिला, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो यानी खेत का पूरा जोता हुआ था, फसल वहाँ पर अच्छी सी हो रखी है। ठीक है, जूते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर, कालीबंगन में, जो राजस्थान में है। और जो फसलों की कटाई के लिए किसका प्रयोग करते थे, ये औजारों का प्रयोग ये करते थे। ठीक है, औजार की मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको औजार दिख रहे होंगे, इस प्रकार के औजारों का ये प्रयोग ये करते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनको क्या लोहे के बारे में नहीं पता था। ठीक है, इसलिए कि लोहे के जो आपको औजार दिख रहे हैं लोहे के नहीं, किसी और धातु के हैं, जिसका कि फसलों की कटाई में प्रयोग किया करते थे। क्लियर यहाँ तक समझिए। यहाँ तक आगे हम बात करें तो जो हड़प्पा स्थल में मिले हैं वो अधिकांश क्या अर्धशुष्क क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर क्या कृषि के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते थे, सिंचाई के लिए हड़प्पा निवासी नहरों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, नहरों का प्रयोग करते थे। हमें अब इसके अवशेष कहाँ पे मिले हैं, हमें इसके अवशेष मिले हैं अफगानिस्तान के शोरतुगई स्थान पर मिले हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतुगई, हमें यहाँ पर इसके अवशेष मिले, किसके, नहरों के। ठीक है, आपकी बुक में ये भी दे रखा कि पंजाब और सिंध, वहाँ पर हमें बिल्कुल भी क्या अवशेष नहीं मिले हैं, किसके, नहरों के। कहाँ पर, पंजाब और सिंध में। ठीक है, अब ये पंजाब की जो बात की जा रही है, ये आधुनिक जो पंजाब है कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। ठीक है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक वर्तमान की हम बात करें तो आधुनिक जो पंजाब है, जहाँ पर हमें स्थल है, हड़प्पा स्थल है, वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, और हमें क्या नहरों के अवशेष मिले, कहाँ पर, अफगानिस्तान के शोरतुगई स्थान पर मिले हैं। ठीक है, और जो हड़प्पा निवासी थे ये कुओं का प्रयोग भी करते थे और जलाशयों का प्रयोग भी करते थे। किसके लिए, सिंचाई के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए, जिससे कि जो फसल है वो अच्छी हो जाए। अब हमें जो जलाशय हैं, इसका जो हमें अवशेष मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, धोलावीरा में मिलते हैं, जो गुजरात में। ठीक है, जो भी एक हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में धोलावीरा नाम की जगह है, जहाँ पर हमें क्या है, जलाशयों का प्रयोग मिलते हैं, यानी जलाशयों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। हमें इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा वासी थे वो इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, आप देख सकते हो आपका जलाशय है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में इमेज भी दे रखी है कि धोलावीरा में मिला जलाशय। क्लियर, यहाँ तक समझ गए। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो थी समाप्त होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तभी क्या वीडियो को लाइक करना, तभी आपको शेयर करना है। ठीक है, और तभी क्या आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।